नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So this is slide of rule 11, and now please see what is the heading? Procedure. Which procedure? Where indigent person fails, this is quite opposite to section 10 में क्या था, succeeds था। ठीक है, ध्यान है आपको। सेक्शन 10 और 11 क्वाइट अपोजिट हो गए एक दूसरे के। व्हेन इंडिजेंट पर्सन फेल्स, नाउ प्लीज रीड द लैंग्वेज ऑफ दिस। प्लीज सी, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू सेक्शन 10। सेक्शन नहीं, रूल 10। वेयर द प्लेंटिफ फेल्स, वेयर द प्लेंटिफ फेल्स इन द सूट, नंबर 1, और नहीं तो क्या, द परमिशन ग्रांटेड हिम टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन हैज बीन विड्रॉन, नंबर 2, परमिशन विड्रॉन, एंड नंबर 3, द सूट इज विड्रॉन और डिसमिस्ड। ये हो गई तीसरी एंड फोर्थ पोजीशन, फोर्थ सिचुएशन। प्लीज सी दिस साइड नाउ। नहीं, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इसको, देखिए क्या है। ये बेसिकली रूल 11 इज डीलिंग विद द 4 सिचुएशंस, जहां पर मैंने वो गोले किए थे। इन गोलों को दोबारा पढ़ लेते हैं। वेयर द प्लेंटिफ फेल्स इन द सूट, यानी कि वो अपने सूट को हार जाता है। हिज सूट फेल्स, उसका सूट मेरिट पे नहीं पाया जाता, इट इज हिज सूट फेल्स। नंबर 2, परमिशन हैज बीन विड्रॉन, गिवन विड्रॉन, यानी कि रूल 9 में आपने पढ़ा था विड्रॉन की, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी आप लोगों ने। यहां पे क्या है, सूट इज विड्रॉन, उसने सूट ही वापस ले लिया या उसका सूट हो गया डिसमिस। अब समझिए, प्लीज सी दिस साइड नाउ। समझे आप लोग, ये 4 कंटिजेंसीज आपके सामने आ रही हैं, वो 4 बातें सामने आई। इसमें क्या बात हुई, पहली बात क्या है, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स, द प्लेंटिफ फेल्स इन द सूट, या यूं कह सकते हैं द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, द ऑन द मेरिट, the court did not find merits in his case and the suit was decreed against him. The suit was decreed against him means he fails the suit, he fails in the suit। वो वाद हार जाता है क्योंकि कोर्ट ने माना, न्यायालय ने माना कि उसके वादे में, उसके वाद में, उसके सूट में दम नहीं है, मेरिट नहीं है, मेरिट लेस है। Therefore, in this case we are saying this his suit fails। एक बात। नंबर 2 is maybe also that permission which was granted to you has been withdrawn on the discussed 3 grounds, you know it very well, है ना, कंडक्ट बेस्ड था। अब मैं डिटेल बेस्ड पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतनी सी बात है, परमिशन हैज बीन विथड्रॉन। 2 बातें हो गई, आपकी परमिशन दी थी, आपको दी गई थी, लेकिन बिकॉज आपकी कंडक्ट इम्प्रॉपर थी, वेक्सेसियस थी, ठीक है, या आपने एग्रीमेंट कर लिया था जिसमें इंटरेस्ट किसी और को दे दिया था, रिवाइज कराई दिया मैंने फिर भी, है ना।
उन सभी ग्राउंड्स के बेस पर आपका सूट ये विड्रॉ हो गया, परमिशन विड्रॉ हो गई, सूट विड्रॉ नहीं हुआ, परमिशन विड्रॉ। प्लीज सी द लैंग्वेज। परमिशन ग्रांटेड टू हिम टू सू एज इंडिजेंट पर्सन हैज बीन विड्रॉन। दिस इज द परमिशन। कौन सी परमिशन है ये? देखिए ये परमिशन है, परमिशन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन। दिस परमिशन हैज बीन विड्रॉन। समझे? सी दिस साइड। सो सूट फेल्स और परमिशन विड्रॉन्स। नंबर थर्ड सिचुएशन ये है कि यू आर विड्रॉइंग योर सूट नाउ। अर्लियर यू आर praying before the court to sue. You have brought the suit. now आपको सर बुद्धि आ गई है कि सर हम अपना केस वापस करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। Now this suit has been withdrawn. आपका सूट विड्रॉ हो गया है। तीसरी सिचुएशन हो गई। एंड नंबर फोर्थ सिचुएशन ये है कि आपका सूट डिसमिस हो गया है। अब डोंट गेट कंफ्यूज इन फेल, सूट फेल्स और सूट डिसमिस्ड। देखिए इनको दोबारा समझाता हूं मैं आपको, प्लीज से दिस टाइम। देखिए इसको ऐसे समझिए पहले, देखिए इस स्लाइड में बेहतर समझ में आएगा आपको। देखिए ये है प्लेंटिव फेल्स, आ ही गया वो समझ में, आपको समझा चुका हूं। परमिशन हैज बीन विड्रॉन, परमिशन हैज बीन विड्रॉन और द सूट इज विड्रॉन और सूट इज डिसमिस्ड। नाउ यू सी देयर आर टू वर्ड्स, इनको कंपैरिजन कीजिए आप। किसको कंपैरिजन करेंगे आप? इसको कंपेयर करेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूं, इसको देखिए। प्लेंटिव फेल्स एक बात और सूट इज डिसमिस्ड दो बातें। इनको आप, मैं इन सर्कल्स को कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आप विद्वान लोग सब इसको समझ पाए। देखिए ये प्लेंटिव फेल्स और सूट इज डिसमिस्ड। सी दिस साइड डाउन, दीज आर टू वर्ड्स, दीज आर, इनके कॉन्सिक्वेंस अलग है, इनका मीनिंग अलग है। व्हेन प्लेंटिव फेल का मतलब एग्जाम में फेल होना नहीं, यहाँ पर सूट के फेल होने से है। यहाँ पर ना क्या हुआ, when I am saying your suit is failed, it means the suit was decided on merits. Suit was decided on merits, गुण दोष के आधार पर उस बात का निर्धारण हुआ था और कोर्ट ने ये माना, न्यायालय ने माना कि इस केस में कोई दम नहीं है। That was the failure of the suit. Suit fails. That was the failure of the suit. Now what is the dismissal? Dismissal of the suit, something this is in the form of penalty on the plaintiff because of the reasons mentioned herein. इस 11 रूल 11 में ही दिए हैं क्योंकि किन किन ग्राउंड पर उसका सूट डिसमिस हुआ था, उन ग्राउंड पर अगर डिसमिस हुआ तब कॉन्सिक्वेंस सबका तीनों का एक होगा। देखिए कौन कौन सी, प्लीज सी द स्लाइड। दिस इज where it is dismissed because the summons for the defendant, क्या summons for the defendant to appear and answer has not been served upon him. This is the first. मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं इसको क्योंकि आपको मेंस के लिए जरूरत नहीं है और प्रीलिम्स के लिए भी इतनी जरूरत नहीं है। डिसमिसल के रीजंस कौन से होते हैं? एक तरीके से दिस पेनल्टी, द सूट इज डिसमिस्ड एज ए पेनल्टी बिकॉज द समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन हिम। उस पर डिफेंडेंट पर सम्मन सर्व नहीं हुए थे। समझ रहे हैं आप? दिस द सूट इज डिसमिस्ड बिकॉज देयर वाज नो सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन द डिफेंडेंट। एंड क्यों नहीं हो पाए थे सर्विस की? डिफेंडेंट पर सम्मन्स की सर्विस क्यों नहीं हो पाई थी? बिकॉज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फीस। प्लेंटिफ ने उस प्रोसेस की, उन सम्मन्स को जो कोर्ट फीस होनी चाहिए थी, दैट वाज द फेलियर ऑन हिज पार्ट। प्लेंटिफ डिड नॉट पे दैट कोर्ट फीस, देयरफॉर सम्मन्स कुड नॉट बी सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट एंड देयरफॉर द सूट वाज डिसमिस्ड। समझ में आई बात? नेक्स्ट और देखिए क्या है, दिस इज, इससे दूसरी इसे पढ़ते देखिए क्या, वेयर द सूट इज डिसमिस, ये पढ़ चुके आप लोग। बिकॉज द सम्मन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर हैज नॉट बीन सर्व्ड अपॉन हिम, क्योंकि डिफेंडेंट पर सम्मन्स की सर्विस नहीं हो पाई। सही है, क्यों नहीं हो पाई थी? इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फीस, क्योंकि वो कोर्ट फीस नहीं दे पाया था, या क्या नहीं दे पाया था, और द पोस्टल चार्जेस इफ एनी चार्जेबल फॉर सच सर्विस, इस फेलियर की वजह से, या फेलियर consequence of the failure of the plaintiff to present copies of the plaint और concise statement। ये दूसरा ये दूसरा फेलियर है। कौन सा फेलियर है? कि कॉपीज नहीं, प्लेंट की कॉपीज नहीं दे पाया था प्लेंटिफ। और नेक्स्ट पार्ट क्या है?
where the because the plaintiff does not appear when the suit is called for hearing। तो ये बेसिकली आप इसको समराइज कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए ये, प्लीज सी दिस, summons for the defendant has not been served upon him। डिफेंडेंट को जो सम्मन्स जाने चाहिए थे वो उसको सर्विस नहीं हुई, सही है। सर्विस क्यों नहीं हुई? बिकॉज द प्लेंटिफ ने क्या नहीं किया, उसने कोर्ट फीस नहीं दी या पोस्टल चार्जेस नहीं दिए, या फिर ही डिड नॉट प्रेजेंट कॉपीज ऑफ द प्लेंट और कंसाइज स्टेटमेंट। या बी रीजन क्या है? बिकॉज द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। ये मैंने 3-4 तरीके से आपको अलग अलग तरीके से समझा दिया। अब इसको समझ लीजिए, मैं समझाता हूं, प्लीज सी दिस साइड नाउ। देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने देखा फेल को सूट फेल्स वो हम समझ चुके। अब हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिसमिसल कौन कौन सी ग्राउंड्स पर हो सकता है, डिसमिसल के ग्राउंड कौन सी हैं, सूट का डिसमिसल कौन सी ग्राउंड है। एक तो सिंपल है, बी पार्ट में प्लेंटिफ जिसे कहते हैं डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट वाज कॉल्ड। जिस दिन सूट की लगने की तारीख थी, आम भाषा में समझ लीजिए, जिस दिन सूट की तारीख थी उस सूट पर उस दिनांक पर उस आप नियत तिथि पर आप नहीं पहुंचे, योर सूट इज डिसमिस्ड। तो ये जो डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है, डिसमिसल ऑफ सूट है, दिस इज नॉट ऑन मेरिट। यू विल नॉट से योर सूट फेल्ड। सूट फेल्ड का मतलब होता है जब मेरिट पे लड़ा जाए, मेरिट पे डिसीजन आए। यहां पर क्यों डिसमिस हुआ? बिकॉज एज ए पेनल्टी यू डिड नॉट अपीयर, देयरफॉर योर सूट इज डिसमिस्ड। एक ग्राउंड, या एक ग्राउंड में क्या है कि देयर वाज द सर्विस, देयर वाज नो सर्विस ऑफ समन्स ऑन डिफेंडेंट। सही है, सर्विस कौन सी, किसकी सर्विस? सम्मन्स की, किस पर? डिफेंडेंट्स पर। तो देयर वाज नो, अब देखिए सर्विस ऑफ सम्मन्स किसकी वजह से हो सकता है? हो सकता है डिफेंडेंट ही ना हो। देयर में बी सो मेनी रीजंस वेयर यू कैन से कि सम्मन्स अपॉन द डिफेंडेंट कुड नॉट बी सर्व्ड। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सम्मन देखने गए, मिला नहीं घर पे, घर नहीं मिल रहा, रॉन्ग एड्रेस, देयर आर सो मेनी रीजंस। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर क्यों नहीं हो पाई? कोर्ट ने पता किया कि भाई सम्मन्स, ये डिफेंडेंट पर सम्मन्स की सर्विस क्यों नहीं हुई? कि जनाब ने जो प्लेंट की कॉपी जानी चाहिए थी सम्मन्स के साथ में, वो प्रोवाइड ही नहीं की। ओहो प्लेंटिफ, अरे प्लेंटिफ महाराज, आपको हमने इतनी छूट दे दी कि बिना कोर्ट फीस के आप सूट फाइल कर दीजिए अपना। इतनी छूट काफी नहीं थी, क्यों तंग कर रहे हैं आप? दिस वाज you were supposed to provide the copy of the plaint with the summons, ताकि सम्मन्स के साथ साथ वो प्लेंट की कॉपी जाएगी डिफेंडेंट में, so that he can prepare his written statement. So you did not provide that, therefore there was your failure on your point, and therefore this is the dismissal of suit now। या आपने जो प्रोसेस फी होनी चाहिए थी, कोर्ट फी होनी चाहिए थी, पोस्टल चार्जेस होनी चाहिए, वो नहीं दिए, therefore your suit is dismissed। तो anyhow this is the situation। Which situation? So this is the situation what plaintiff fails, plaintiff suit fails or permission has been withdrawn, suit is withdrawn or dismissed, then what will happen? इसके बाद में क्या होगा? प्लीज सी द स्लाइड, दिस इज, प्लीज सी द स्लाइड। देखिए इसके बाद में कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए आप इसको पढ़िए। द कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिफ और एनी पर्सन एडेड एज को प्लेंटिफ टू द सूट टू पे दी कोर्ट फीस, कोर्ट फीस को पेमेंट करने के लिए कहेगा। अब इसको समझिए, क्या क्या कर रहा हूं मैं, प्लीज देखिए ढंग से समझिए इस बात को। क्या ये, इसको देखिए आप, द कोर्ट शैल ऑर्डर टू दी प्लेंटिफ और को प्लेंटिफ टू पे दी कोर्ट फीस। अगर ये होता है, क्या होता है, वेट सोनाली मैडम इसको कट करना। तो देखिए अगर ये होता है कि इन तीनों ऑप्शंस में से दिस इज सूट फेल्स, परमिशन विड्रॉन, सूट डिसमिस्ड, देन कोर्ट शैल ऑर्डर, कोर्ट ऐसा आदेश पारित करेगी क्या, या तो प्लेंटिफ नंबर 1 या को प्लेंटिफ इफ देयर इज एनीवन टू पे दी कोर्ट फीस। तो प्लेंटिफ कोर्ट फीस दे या फिर को प्लेंटिफ कोर्ट फीस दे। दिस शैल बी दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। प्लीज सी दिस साइड डाउन। तो बात समझ में आई आपको? रूल 10 में कौन दे रहा था कोर्ट फीस? पेमेंट कौन कर रहा था बताइए?
as ordered in the decree. But in this case rule 11 में when your suit fails, permission withdrawn, suit dismissed, then you will have to, as a plaintiff, you are plaintiff, you will have to pay the court fees, or co-plaintiff will have to pay the court fees. And don't forget this, there may be question in your prelims exam कि under rule 10 who will pay the court fees, under rule 11 who will pay the court fee. समझ रहे हैं आप लोग? ये बढ़े आगे को। अब देखिए क्या है इसमें। अब हम आते हैं रूल 11 पर। प्लीज सी द रूल 11। दिस इज, एंड नाउ गो टू द स्लाइड। 11 प्रोसीजर वेयर इंडिजेंट पर्सन सूट अबेट्स। प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर? वेयर इंडिजेंट पर्सन सूट अबेट्स। देखिए क्या मतलब है, वेयर द सूट अबेट्स, वेयर द सूट अबेट्स, जब वाद का शमन हो जाता है, यानी कि सूट एंड्स बाय, क्यों? बाय रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और एनी पर्सन एडेड एज को प्लेंटिफ। प्लेंटिफ की या को प्लेंटिफ की डेथ होने की वजह से सूट अबेट हो जाता है। तब क्या होगा? देन कोर्ट शैल ऑर्डर द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस शैल बी रिकवर्ड बाय द कोर्ट शैल ऑर्डर व्हाट? That amount of court fees shall be recoverable by the state government from the estate of the deceased plaintiff. ये समझ में आ रही बात नहीं आपको? देखिए इसको समझ लीजिए, क्या मैं समझाता हूं फिर भी। ये एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम लोग, आपको पढ़ना चाहिए दोबारा एक बार। आपको पढ़ना चाहिए दोबारा ये। देखिए क्या है, वेयर द सूट अबेट्स, ठीक है, वेयर द सूट अबेट्स, क्यों? बिकॉज ऑफ द डेथ। डेथ किसकी? डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और ऑफ द को प्लेंटिफ। बिकॉज ऑफ डेथ सूट अबेट्स। दिस इज द सिचुएशन। देन व्हाट विल हैपन? दैट इज, दिस इज, इन दैट केस कोर्ट शैल ऑर्डर क्या? दैट द अमाउंट ऑफ व्हाट? अमाउंट ऑफ कोर्ट फी, अमाउंट ऑफ द कोर्ट फी शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ। अब ये जो शब्द है इनको मैं समझाऊंगा। आइए अब देखिए मेरी तरफ। आइए अब देखिए मेरी तरफ। देखिए क्या मतलब इस बात का कि सिचुएशन क्या है यहां पर। अभी अब सिचुएशन ये है, दिस इज रूल 11 में। रूल 11 में क्या थी? सॉरी, दिस इज रूल 11A। सिचुएशन क्या है? अरे यार दिमाग काम नहीं कर रहा, सभी हटा देना। दिस इज रूल 11। सिचुएशन क्या है? योर सूट अबेट्स नाउ बिकॉज द प्लेंटिफ डाइड और को प्लेंटिफ डाइड बिकॉज ऑफ द डेथ। डेथ हो गई प्लेंटिफ की या हो गई को प्लेंटिफ की, और इसकी वजह से सूट इज नाउ अबेटेड। एनी हाउ सूट अबेट्स ऑन द डेथ। दिस इज द सिचुएशन। देन द what kind of order can be passed with a view vis-a-vis the court fees? It says what? That court shall pass an order that court fees shall be recovered from the estate of the deceased. Please see this. ये जो वर्ड लिखा है estate, कहां से रिकवर होगी कोर्ट फीस? अब estate of the deceased plaintiff, जो मृतक प्लेंटिफ है, जो मृतक प्लेंटिफ है उसकी संपदा से उसको रिकवर किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज सी दिस। एस्टेट प्रॉपर्टी में क्या अंतर है ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वर्ड क्या है देखिए, समझिए दोबारा। ये शब्द क्या लिखा हुआ है? एस्टेट ऑफ द डिसीज। ये शब्द क्या देखिए? एस्टेट।
ये शब्द क्या है? एस्टेट। इसको समझिए, एस्टेट का मतलब क्या है। एस्टेट को हिंदी में बोलते हैं संपदा। नहीं यही समझ बात। देखो भैया, एक एक शब्द पर जान मारने की अपनी ना एक टेंडेंसी डेवलप कर लो। जब तक लॉ में आप इतना टेक्निकली नहीं पढ़ेंगे, लॉ आपको समझ में नहीं आएगा। और बाय गॉड, अगर आपने इन टेक्निकलिटीज को समझ के कॉमा वॉमा लगा करके लिखना सीख लिया ना, एग्जामिनर साहब आपके हाथ जोड़ कर आएंगे आपके पास कि सर आपको पहले जज बनना है, बाकी हम बाद में किसी से बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो गजब है। और वो तभी आती हैं जब आप कोई प्रॉपर वर्ड समझ में आता हो, सही जगह सही शब्द का प्रयोग, यही महत्वपूर्ण है बस ये। अब यहां पर क्या इन्होंने क्या है? एस्टेट। एस्टेट को हिंदी में बोलते हैं संपदा। नाउ प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? अब एस्टेट इज ए कंप्रिहेंसिव वर्ड। सपोज एस्टेट में क्या क्या आ जाएगा? You have a immovable property, you have some movable property, you have some cash in the bank account, you have some cash with in your pocket, and आपने कुछ लोगों को उधार भी दे रखा है, वो भी रिकवर होना है। तो अब वो जो उधार है, इन सबको टोटल मिला लो आप, उस टोटल combination of everything will be called estate. Within estate you are having immovable property, within static you are having movable property, within static everything, cash, credit, everything is there that makes your estate. तो ये हुई संपदा की डेफिनेशन। एस्टेट, उसकी संपदा कितनी थी? तो संपदा में सब कुछ इंक्लूड करते हैं हम लोग फिर ये। तो नाउ ये जो अगर वो व्यक्ति मर गया तो ये नहीं मान सकते कि भैया अब मरे से क्या निकलवाना, कोर्ट फीस तो देनी ही पड़ेगी। कोर्ट फीस शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ। जो मृतक प्लेंटिफ है उसकी संपदा से रिकवरेबल होगी। और रिकवरेबल कौन करेगा? दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट बाय इट शैल बी रिकवरेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट from the estate of the deceased plaintiff. कब? when the suit abates. when the suit abates. कब? क्यों? because of the death of the plaintiff और co-plaintiff। तो बार बार करा दिया। अब तो दिस इज 11A। नाउ अब आपने ये जो पढ़ा है इसको देख लीजिए बहुत प्यार से। सब मैंने आपको मैजिक स्लाइड बनाई है ताकि आपको याद हो जाए। प्लीज दिस सी दिस रूल 10, रूल 11, रूल 11A। रूल 10 व्हेन सक्सीड्स, व्हेन फेल्स, व्हेन सूट अबेट्स। डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। नो रिकवरी के पॉइंट से, रिकवरी किससे होगी? एज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट इन डिक्री from the plaintiff or co-plaintiff from the estate of the deceased plaintiff। समझे या नहीं आप? रिकवर ऐसे ही रूल 10, 11, 11A रिकवर्ड बाय कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कोर्ट शैल ऑर्डर टू पे लैंग्वेज यूज की है और स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली इन सभी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट ही रिकवर करती है। कोर्ट शैल ऑर्डर टू पे और रिकवर कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो अब समझाया तो मैं इनका पूरा। तो हमने क्या देखा? रूल 10, 11, 11A। 10, 11, 11A इसमें क्या था? रिकवरी किससे होगी? पहली बात, जब सक्सेस होगा 10 में एज पर द डिक्री, एज पर द डिक्री जिसे मेंशन किया गया हो, यानी कि एज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। नंबर 2, जब सूट फेल हो जाए तब किससे होगी? तब प्लेंटिफ या को प्लेंटिफ से होगी। और जब सूट अबेट कर जाए तो तब होगी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ। एंड दीज आर द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स में ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस केस में रिकवरी किससे होगी, और रिकवरी करता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। सही है। नाउ कम टू द रूल 12। प्लीज सी दिस। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग। लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।